जय माता की मित्रों, हम लोगों ने नक्षत्रों के पाठ चालू कर रखे हैं, उसी का अध्ययन कर रहे हैं। और आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र के बारे में बातें करते हैं। नक्षत्रों के विषय में पूरी तरह जानकारी जो करनी चाहिए, उन्हीं पाठों को बराबर अपलोड कर रहा हूँ। आप चैनल में व्यू करके देखिए। नक्षत्रों के बारे में आपको ग्रहों से ज़्यादा जानकारी चैनल में मिलेगी, जो शायद पुस्तकों में भी संभव नहीं है। और कोशिश यही है कि नक्षत्रों के बारे में जब तक आप जानकारी नहीं करेंगे या नहीं जानेंगे, क्योंकि नक्षत्र हम लोगों को डेली प्रिडिक्शन देते हैं। एक छोटी छोटी प्रिडिक्शन भी जब करने जाएंगे तो चंद्रमा और नक्षत्र सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। और ग्रहों को जब नक्षत्रों के साथ सेट करेंगे और फिर भावों में बैठाएंगे, तब जाके हकीकत का पता चलता है। नक्षत्रों का जो योगदान है ज्योतिष में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप तो ग्रहों से ज्यादा है। कारण नक्षत्र चेंज नहीं होते हैं गोचर में, वो वहीं पे फिक्स है। चेंज होने का काम या घूमने का काम या सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी चक्कर लगाती है अपनी धुरी पे, लेकिन नक्षत्र नहीं लगाते। नक्षत्र वहीं फिक्स है। और नक्षत्रों की चलने की जो क्वालिटी या जो स्पीड है, वो इतनी स्लो है कि पता भी नहीं चलता है। हजारों साल से कुछ चेंजेज आती है और उसी के अनुरूप चेंजेज ज्योतिष के विद्वान करते आ रहे हैं। तो मैं उस पुरानी कहानी में नहीं जाके फिलहाल उत्तराषाढ़ नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। कहने का मतलब इतना ही है कि नक्षत्रों को समझे बगैर आप कोई भी प्रिडिक्शन प्रभावी नहीं है अपनी जन्मपत्री में। अभी जो पाठ चालू कर रखे हैं वो है दिनचर्या व्यवस्थित करने से मतलब है। मतलब किस तरह से हम लोग अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें और नक्षत्रों का, जिस नक्षत्र में भी हम लोगों का जन्म हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग उसका फायदा उठा सकें। अब ग्रह या कोई भी कारणवश हम लोगों के प्रिडिक्शन में आता है कि आने वाले समय में, इस समय में ये प्रॉब्लम होगी। उस प्रॉब्लम को देने में गोचर के द्वारा भूमिका निभाते हैं नक्षत्र और अशुभ योग। अगर उस समय की जानकारी हम लोग छोटे मोटे चीजों से उससे दूर हटे, पीड़ा तो फिर भी आएगी, लेकिन पीड़ा का वो भयंकर रूप जो होना चाहिए वो नहीं होगा। और बहुत आराम से हम लोग उस पीड़ा को भोगते हुए आराम से निकल जाएंगे। तो चलिए, उत्तराषाढ़ नक्षत्र जिनका भी है उनको क्या ध्यान रखना है। सूर्य मघा नक्षत्र, मंगल मूल नक्षत्र, बुध रेवती नक्षत्र, गुरु विशाखा नक्षत्र, शुक्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और शनि चित्रा नक्षत्र, राहु और केतु हस्त नक्षत्र। इनमें ये ग्रह इन नक्षत्रों में होने नहीं चाहिए उत्तराषाढ़ नक्षत्र वालों के लिए। अगर ये ग्रह इन नक्षत्रों में होते हैं तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र जिनका भी है उनको पीड़ा का एहसास कराएंगे या पीड़ा प्रदान करेंगे। अब इसको हम लोग बहुत इजीली देख सकते हैं। आपके पास पंचांग होगा, पंचांग के द्वारा पता कर सकते हैं, या आपके पास ज्योतिष का या पंचांग का कोई ऐप है, उसमें पता कर सकते हैं। आप पूरे साल की या अपने पूरे जीवन की प्रिडिक्शन इस तरीके से बहुत कुछ हम लोग अपने अशुभ प्रभावों को निर्मूल कर सकते हैं। और कोई भी काम करने के पहले जब हम लोगों को ये पता चल जाए कि आज का दिन हमारे लिए ठीक नहीं है, या पर्टिकुलर ये 10 दिन या 15 दिन हमारे लिए ठीक नहीं है, हमको इससे कनेक्टेड ये काम नहीं करने, तो फिर बात खत्म हो जाती है वहाँ पे आके कि वो अशुभ प्रभाव जो मिलने वाले थे वो वहीं तक सीमित हो जाएंगे कि जो काम आपको उस समय में करने थे और उसकी वजह से जो खराब फल मिलने थे वो नहीं मिले, क्योंकि आपने उस समय में वो काम किया ही नहीं। तो ऐसा ही कुछ नक्षत्रों का योगदान होता है। जो पुराने जमाने के ज्योतिष या विद्वान जो रहते थे गांवों में,
उन सब की बहुत ही ज़्यादा अच्छी पकड़ इन नक्षत्रों के ऊपर होती थी। इन तरीकों के द्वारा वो आपका भविष्य फल भी बता सकते थे और उसी को लेके मेरे पाठ इस चैनल में सबसे ज़्यादा है। आप अगर व्यू करके देखेंगे चैनल को या सब्सक्राइब करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि नक्षत्रों के विषय में जितनी जानकारी है शायद ही मिलेगी कहीं। मैं ये नहीं बोलता कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ज्योतिष इतना बड़ा ज्ञान है और मेरे जैसा जो बोलता है कि जो जानकारी दे रहा है वो आप ये समझिए कि उसको बहुत कम ज्ञान है, क्योंकि ज्योतिष में पूर्ण ज्ञान मैं अपने आप को नहीं बोल सकता। इसमें निरंतर अभ्यास की जरूरत है, निरंतर उन ज्ञानियों के संपर्क में रहने की जरूरत है जिनका अपना पकड़ एक विशेष चीजों पे होता है। सबका पकड़ पूरे ज्योतिष शास्त्र पे नहीं होता है। ये कलयुग है और इंसान के अंदर इतना दिमाग नहीं होता है कि वो सब चीजों को अपना मेमोरी में सेट कर सके। बहुत कम विद्वान पृथ्वी पे ऐसे भगवान भेजता है जिनको हर चीज का ज्ञान होता है। उनके कंठ में माता सरस्वती का वास होता है। अपनी ध्यान साधना के बलबूते वो लोग जो बोलते हैं वो ही सत्य हो जाता है और वहाँ उनकी नज़र वहीं पड़ती जो सही हो, गलत पे नज़र ही नहीं पड़ती। गलत वाणी का उच्चारण नहीं होता है उन लोगों से। तो ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष से जो गणना की जाती है और जिसके द्वारा आपका भाग्य प्रिडिक्ट किया जाता है, उसमें कोई भी ज्योतिषी किसी भी कारण से, कोई भी उपाय से, कोई भी तरीके से उसमें चेंज नहीं कर सकता, उसके फलों को मिटा नहीं सकता। ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं 100% आपका उपाय इलाज कर दूंगा, तो आप दूर हटिए वहां से। ये केवल पैसों के लिए बर्बादी का सिग्नल है और आपके साथ मैं आगे नहीं बोलना चाहता। बस इतना ध्यान रखिए कि खुद सीखें, खुद इस चीज को अपनी बेसिक नॉलेज में लाएं कि आपको करना क्या है और आप उन प्रभावों से, उन दुष्प्रभावों से कैसे बच सकते हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र वालों के लिए उत्तराषाढ़, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, स्वाति, मघा, पुष्य और अनुराधा ये नक्षत्र विशेष है। इन नक्षत्रों में कोई भी क्रूर ग्रह, कोई भी पापी ग्रह का गोचर नहीं होना चाहिए। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 5 ग्रहों का गोचर इन नक्षत्रों में किसी एक में भी नहीं होना चाहिए। अब किसी एक में भी नहीं होना चाहिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सूर्य तो 12 महीने में पूरे 27 नक्षत्रों का भ्रमण कर लेता है, तो वो आएगा ही। बुध भी आएगा ही, मंगल भी आएगा ही, शुक्र भी आएगा ही। तो ध्यान रखना है कि सूर्य और मंगल जब हो या शनि या राहु केतु जब हो तो आपके नक्षत्र को वो पीड़ा मिलेगी। अब उस पीड़ा का निवारण कैसे करें, उस समय को किस तरह से निकालें, उसकी चर्चा हम लोग लास्ट में करेंगे। अभी इस पाठ के बारे में बात कर लेते हैं। उसके अलावा रोहिणी, हस्त, श्रवण, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, मघा, मूल, अश्विनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, ये नक्षत्र उत्तराषाढ़ वाले के लिए शुभ है। आपको कोई भी काम करना है अपनी दिनचर्या से हटके, या कोई नया काम, कोई मांगलिक काम, कोई एजुकेशन से संबंधित, जितने भी जो रोजमर्रा के काम चल रहे हैं उससे हटके कुछ नया करना है, तो आपको ये नक्षत्र देख लेने हैं। अगर ये नक्षत्र है तो वो आपके लिए अच्छे हैं और उनमें भी ध्यान रखना है आपको क्रूर और पापी ग्रह का विचरण या गोचर ना हो। उसके अलावा पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र आपके नक्षत्र को भेद करते हैं। नक्षत्र और तिथियां, जैसे तिथि चेंज होती है वैसे ही डेली नक्षत्र चेंज होते हैं। तो जिस दिन भी पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी और मृगशिरा नक्षत्र हो, आप उस दिन का विशेष ध्यान रखें। कोई नई चीज, नया काम या कुछ भी अलग हटके जो दिनचर्या है आपकी, जो आपके वर्क है, उसके अलावा कुछ अलग हटके कुछ करना चाहते हैं, तो इन नक्षत्रों का गोचर जिस दिन भी हो उस दिन रुक जाइए केवल, और इन नक्षत्रों का गोचर हो तो कीजिए, उसमें मना ही नहीं है।
इसके अलावा सब ग्रह कहाँ कहाँ शुभ गोचर होते हैं उसका पाठ मेरा पोस्ट किया हुआ है, अगर आप उनको भी नोट करके रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। केवल चंद्रमा का मैं यहाँ बता देता हूँ कि चंद्रमा पहले भाव, तीसरे भाव, छठे भाव, सातवें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में आपके राशि अनुसार शुभ गोचर होता है। अब चंद्रमा का जिस दिन शुभ गोचर हो, जो कि 2.25 दिन से ज्यादा नहीं रहता, चंद्रमा 30 दिन में पूरी आपकी जन्म पत्रिका भ्रमण कर लेता है। तो 2.25 दिन में जब शुभ गोचर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जब अशुभ गोचर हो तो मन अपने आप ही खिन्न रहेगा, चाहे कुछ आपके साथ बुरा हो या मत हो, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। मन के ऊपर विशेष बल चंद्रमा का रहता है, और जिनका जन्म पत्री में चंद्रमा योग कारक हो, शुक्ल पक्ष का हो, पूर्ण बली हो, उन लोगों का मनोबल बहुत ऊपर रहता है। तो अगर गोचरवश आपके इन नक्षत्रों में कोई पाप ग्रह का संचार चल रहा है, या ये ग्रह इन नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं, तो उनके उपाय स्वरूप अगर आपका चंद्रमा शुभ गोचर जिस टाइम हो रहा है उस समय में इनके बुरे फल आपको नहीं प्राप्त होंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब इनका अशुभ गोचर होगा तब वो फल प्राप्त करने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएगी। अब उस फलों में न्यूनता और अधिकता वो जन्मपत्री विश्लेषण से पता चलेगी, लेकिन इनको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि सूर्य अगर मघा नक्षत्र में है तो उत्तराषाढ़ वाले नक्षत्र जिनका भी है उनको सूर्य से संबंधित कारकत्वों की हानि होगी या कमी होगी, जैसे चेहरे पे उदासी रहना, ग्लेज कम होना, या बिना मतलब कोई दो बात किसी ने सुना दी, मान सम्मान में हानि होना, पिता से संबंध खराब होना। तो ऐसे कुछ काम जब तक सूर्य इस नक्षत्र में रहेंगे उस पीरियड में आपको कब होंगे? जब चंद्रमा का अशुभ गोचर होगा। उससे बचने के तरीके ये है कि आप चंद्रमा के मंत्रों का, जो वैदिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र नहीं, वैदिक मंत्र, उनका जाप करते हैं अगर डेली, तो नक्षत्र पीड़ा का निवारण हो जाता है। जो इंसान चंद्रमा का जाप करता है या शिव की भक्ति करता है और वो भी पूर्ण श्रद्धा के साथ, उनके ऊपर नक्षत्रों का प्रकोप नहीं होता है। ये सबसे बड़ा उपाय है। दूसरा उपाय पर्टिकुलर, आपके इन नक्षत्रों में शनि या राहु केतु का गोचर हो, जो कि बहुत लंबे समय चलेगा, क्योंकि शनि, राहु, केतु ये तीनों ग्रह बहुत लंबे समय तक एक ही राशि पे रहते हैं, तो फिर नक्षत्र में भी बहुत लंबे समय तक रहेंगे। उस समय कुछ विशेष पीड़ा का अनुभव होगा। अगर उसी समय इनमें से भी कुछ पाप ग्रह इन नक्षत्रों में गोचर होगा तो उस पीरियड में पर्टिकुलर और ज्यादा पीड़ा का होगा। कब होगा? खास उसका दिन निकालने के लिए आपको चंद्रमा का अशुभ गोचर देखना पड़ेगा। तो उस पीड़ा का निवारण कैसे हो? क्योंकि इस चीज का पता आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई कि आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। आपको पंचांग के द्वारा, आपके स्मार्टफोन में ऐप के द्वारा आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ऐसी पीड़ा मेरे ऊपर कब आ सकती है। उसके अनुसार वो जाप जो उस ग्रह से कनेक्टेड हो या उस नक्षत्र से कनेक्टेड हो, या शिव पूजा डेली चालू करें, वो भी पूर्ण भक्ति भाव से, या चंद्रमा का कोई ऐसा काम चालू करें कि आप डेली उसको कर सके, या उसके हिसाब से जो जाप बताए गए हैं उतने जाप आप पूर्ण करके, दान करके उसका समापन कर सके, तो भी नक्षत्र पीड़ा का निवारण हो जाता है। या जो ग्रह चल रहा है उस नक्षत्र में, मान लीजिए कि आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शनि आ गया जो बहुत लंबे समय तक रहेगा, तो उस समय या तो शनि का जाप कीजिए, या फिर उस उत्तराषाढ़ा का पर्टिकुलर मंत्र होता है उसका जाप कीजिए, या फिर महादेव की पूजा कीजिए।
नहीं तो फिर चंद्रमा का पूरा जाप कीजिए। तो इनके फलों को कम करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है, लेकिन बात वही है, करना पड़ेगा। कोई भी आपके लिए नहीं कर सकता और करेगा भी नहीं। आप अगर किसी ज्योतिष को, जो कि 500-1000 रुपये लेके आपकी कुंडली प्रिडिक्ट करता है, और उसी को अगर आप बोलते हो कि आप मेरे लिए कुछ कर दो, ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट बोल सकते हैं आप, या ऐसा पुराण बोल सकते हैं जिसका ज्ञान जिनको होता है, पूर्ण ज्ञान का बात कर रहा हूं, मेरे जैसा कोई छोटा मोटा ज्ञानी का बात नहीं कर रहा हूं। जिनको पूर्ण ज्ञान होता है वो ब्रह्म ऋषि तक की उपाधि रखते हैं। उनको काल को जानने का पूरा अधिकार होता है, और उनकी जो बोलते हैं ना आपके चक्र, जो मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र, वो सब जागृत होते हैं। क्योंकि पूर्ण ज्ञानी आदमी के इस ज्ञान में ही रमते 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 उसका ध्यान इस तरह से लग जाता है कि उसका ज्ञान की सीमा भी बढ़ जाती है, और उसके मस्तिष्क की जितनी भी नाड़ियां हैं वो सब सक्रिय हो जाती है। तो अगर आप इस चीज का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, मैं ये नहीं बोलता आप मेरे चैनल से प्राप्त करें, मैं ये बोलता हूं कि अभ्यास करें, पुस्तकें पढ़िए, अच्छे गुरु की शरण लीजिए, या खुद चैनल वगैरह से ज्ञान लीजिए। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, चाहे किसी की भी पूजा या भक्ति करते हैं, उसके प्रति पूर्ण समर्पित होइए। क्योंकि कलयुग में हठ योग, संकल्प योग और अपनी शारीरिक शक्ति की वजह से कि मैं ये काम करके रहूँगा, वैसा भक्ति योग में या ज्योतिषीय ज्ञान में या शास्त्रों के ज्ञान में संभव नहीं है। आप किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है, और विद्या को प्राप्त करने के लिए सूचना की या पुस्तकों की या चैनल की जरूरत पड़ती है। और विद्या ज्ञान में तब कन्वर्ट होगी जब आप उसमें ध्यान लगाएंगे, जब आप उसका अभ्यास करेंगे। वो विद्या जो पढ़ी हुई है, जो सुनी हुई है, जो कि हमारी अपनी नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त हुई है, उस विद्या को ज्ञान में कन्वर्ट करने के लिए खुद के ज्ञान को आपको बढ़ाना पड़ेगा, जो अंदर से निकलेगा, जो आप खुद है ब्रह्म, उसके अंदर से निकलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी ज्ञान हो, चाहे अपना घर परिवार चलाने के लिए हो, चाहे ज्योतिष वगैरह के लिए हो, उसके लिए ध्यान, मुद्रा, भक्ति, ये सब बहुत जरूरी है। नहीं तो उसका फल या उस ज्ञान को प्राप्त करने की सीमा या क्षमता कुछ अंश मात्र ही होगी, उसमें आगे बढ़ना ज़्यादा संभव नहीं है। तो आशा है मित्रों, आपको बात और पाठ समझ में आया होगा, और इस पाठ से कनेक्टेड अगर कोई बात है तो आप कमेंट कीजिए, आपको पूरा आंसर मिलेगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।